देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे सांबा की तरफ से। और सांबा की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब जो लोग हैं, जो लाभार्थी है, वो दर-बदर हो रहे हैं और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहा है प्रशासन, और प्रशासन जो है वो इन परिवारों की कोई सुध नहीं ले रहा है। और जो हवाला है वो ये दिया जा रहा है कि फंड्स नहीं है, और फंड्स ना होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो परिवारों को बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सांबा के राजपुरा ब्लॉक के परिवार की उम्मीद भी इसी योजना के तहत धूमिल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करते हैं तो जिन लोगों के जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं उनके लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। उनके घरों के लिए, अगर जिनके छत नहीं है उनको पक्के मकान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब प्रशासन द्वारा साफ कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना और परिवारों का कहना है कि उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उनके लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, कोई लाभ नहीं उठ रहा है। और वहीं पर आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कच्चे मकान में रहने को ये परिवार अभी भी मजबूर है। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, किसी भी तरीके की मदद इन्हें प्रदान नहीं करवाई गई। इनको जो पक्का मकान है उसको लेकर कोई भी यहाँ पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। और इस तरीके के बहुत से परिवार और भी है, गरीब परिवार हैं, जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और इसी के साथ लोगों का यही कहना है कि अगर योजनाएं शुरू की जाती हैं तो उसका लाभ हम तक पहुंच क्यों नहीं पाता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम इस परिवार की बात करते हैं तो ये जो पूरा मामला है ये सांबा के कौन से ब्लॉक का है, और इस परिवार ने जब सब सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तो अभी तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो क्यों नहीं मिला? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं ये सांबा जिला के राजपुरा ब्लॉक की हैं, और जो राजपुरा ब्लॉक है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। और यहाँ पर ये जो परिवार है ये आज काफी ज्यादा मुश्किलों में है और अपनी जिंदगी काफी मुश्किल से व्यतीत कर रहा है, क्योंकि घर की हालत आपने देख ली कि तरपाल डालकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चों को किस तरह से ये संभाले हुए हैं ये यही जान पाते हैं, जिसको तकलीफ होती है वो यही जान पाता है कि उसे कितनी तकलीफ है। लेकिन इस तरह से हमने पहले भी कई खबरें दिखाई हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा बीपीएल परिवारों को नहीं मिल पाया है। और अगर पूरे जिला सांबा की बात करें तो कई दूर दराज के ऐसे इलाके हैं, कई शहरों के साथ लगते ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर आज भी ऐसे बीपीएल परिवार हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको बीपीएल उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं इस परिवार की अगर बात करें तो ये परिवार पिछले 10 साल से इसी तरह से दरबदर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कोई ज्यादा है नहीं और एक ही मुखिया है घर का, जो कि काम मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो इसी तरह से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में कई अधिकारी इनके घर तक पहुंचे, इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए, इनके फोटोग्राफ्स खींचे गए, लेकिन उक्त फायदा जो इस योजना का था वो नहीं मिल पाया है। अगर पंच सरपंचों की बात करें तो पंच सरपंचों ने भी इनके घर पर आके जरूर विजिट किया होगा, जो पहले थे या अभी के हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर विजिट किया जा रहा है तो क्यों इतनी मुश्किलों का हल नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर अधिकारी पहुंच रहे हैं, पंच सरपंच पहुंच रहे हैं, तो एक छोटा सा काम है कि इस योजना का लाभ इस परिवार को मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। हवाला दे दिया जाता है कि फंड्स की कमी काफी ज्यादा है। अगर फंड्स की कमी है तो क्यों जियो टैगिंग की जाती है, क्यों डॉक्यूमेंट्स इनसे बार बार लिए जा रहे हैं? सवाल यह है कि उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आज दिक्कत में है, ये लगातार जब डॉक्यूमेंट तैयार करता है तो उसमें भी तो पैसे लगते हैं, 100-200 रुपए 300 रुपए कहीं नहीं गए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो अगर वही बेचारा अपने घर पर वो पैसा खर्च करे तो 2 व्यक्ति की रोटी तो आराम से खा सकता है। यही वजह है कि शायद बीपीएल परिवारों को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना पड़ रहा है और कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा। यानी ये कह सकते हैं कि जो ये योजना है ये ग्राउंड पर सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। और अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह हवाला दे दिया जाता है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, जब फंड्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इस योजना का लाभ इस परिवार तक जरूर पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं, परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीपीएल परिवार है वो लगातार पिसता हुआ नजर आ रहा है इस मुसीबत से, और उसका कोई हल नहीं हो पा रहा। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, और वो जो इंदिरा आवास योजना थी उसके भी कई ऐसे परिवार है जो उस योजना से अभी भी वंचित हैं। यानी एक इंस्टॉलमेंट अगर दी गई होगी तो दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई और वो दोबारा उस घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया है। कई ऐसे घर हैं जिसकी दीवारें ही अभी तक आपको दिखाई देगी, लेकिन छत आपको नहीं
दिखाई देगी। तो ये तमाम इस तरह की दिक्कतें बीपीएल परिवारों को जो वो झेलनी पड़ रही है। और लगातार जो प्रधानमंत्री जी ने सपना संजोया है कि हर बीपीएल परिवार के सर पर छत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सपना साकार होते होते अभी काफी ज्यादा एक लंबा वक्त जो वो लग सकता है। देखिए ऋषि, यहाँ पर बहुत बार ये देखने को मिला है कि, और इन गरीब परिवारों का भी यही कहना है कि उन लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है जिन्हें किसी तरीके की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास पक्के मकान भी है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो जो है उस योजना का लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जरूरत की बात है कि अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो इस तरीके का एक क्रॉस चेकिंग अभियान चलाए कि अगर इन योजनाओं को शुरू किया गया था तो उन योजनाओं का लाभ क्या बीपीएल परिवारों तक पहुंचा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की गई है। कुछ आप पंच सरपंच कह सकते हैं, कुछ अधिकारी कह सकते हैं जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं कि जब ये कोई स्कीम ऐसी लागू की जाती है तो वो देखते हैं कि हमारे बंदे कौन से हैं, हम उन बंदों को जिस योजना का लाभ उनको दे पाए। ये नहीं देखते कि प्रायोरिटी आखिर कौन है। प्रायोरिटी वाले जो लोग हैं वो हमेशा ही दरबदर होते हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है और वो लगातार इंतजार करते हैं कि इनको ये योजना जो है वो मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्रॉस चेक करने की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों को चाहिए कि पंच सरपंचों के साथ डायरेक्ट जो वो संवाद होना चाहिए उनका, वो डायरेक्ट यहाँ पर आए, उनको पूछे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके किस नुमाइंदे जो आपका जो जनता है आपकी वहां पर कहाँ दिक्कत पेश आ रही है। अगर कोऑर्डिनेशन रहता है तो मुझे लगता है कि शायद ये योजना जल्द पहुंच सकती है। लेकिन शायद अधिकारी अलग टूर अपना कर लेते हैं, तो पंच सरपंच है वो अलग टूर कर लेते हैं। जब अधिकारी आते हैं उनके पास कोई और रिपोर्ट आ जाती है, जो पंच सरपंच आते हैं वो कुछ और हवाला दे देते हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन पीस कौन रहा है, वो पीस रहा है बीपीएल परिवार। तो आज भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के से वंचित कई ऐसे दूर दराज इलाकों में घर हैं। हमने कई अलग अलग इलाकों में जाकर खुद देखा है, ग्राउंड पर जाकर देखा है कि इतनी बद से बदतर हालत है और हमें हैरानगी होती है कि अपने परिवार को लेकर टूटे हुए घरों पे किस तरह से लोग रह रहे हैं। छत कब गिर जाए, कब दीवारें गिर जाए, कब कोई हादसा हो जाए, वो बेचारे वही लोग जानते हैं जो दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के एंड पर बात करें या फिर नुमाइंदों के एंड पर बात करें तो कोई काम करके राजी नहीं है और ना ही इन योजनाओं का लाभ अपने इन गरीब परिवारों तक वो दे पा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि सांबा से जुड़े थे हमारे साथ। और जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो बीपीएल परिवार बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। और उनका साफ कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा इस तरीके की योजनाएं शुरू की जाती है तो उसका लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर बार बार औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अभी तक इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो कल जब राहुल गांधी का दौरा जम्मू की तरफ हुआ था तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत सी खलबली नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने पलटवार किया है, क्योंकि जिस तरीके की कल हमें बयान देखने को मिला उस बीच भाजपा का साफ कहना है कि धर्म की आड़ में राजनीति करने पर आरोप जो है वो लगाया गया था भाजपा पर। और साफ कहा गया था राहुल गांधी द्वारा कि भाजपा की बात करें या फिर हम आरएसएस की बात करें तो उनके द्वारा भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के। और उसी को देखते हुए भाजपा ने भी अब सीधा पलटवार जो है वो राहुल गांधी पर किया है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के ज्ञान पर भी सवाल उठाए थे। और इसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक पार्टी के जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टी के नेताओं का, तो चलिए आइए आपको बताते हैं। राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आए थे। यात्रा का मतलब है मत्था टेकना, माता की शक्तियों को कम बताया। इन्होंने कहा कि जब से मोदी जी का क्या लेना देना भाई साहब, जो देवी देवता है वो सबके साझे हैं, वो पूरे समाज के हैं, पूरे धर्म के हैं, पूरी जाति के, हर कौम के हैं। ये उन पे टिप्पणी करेंगे आगे। ये बयान वहां से दिल्ली से उठकर ये बताने आए कि माताओं की शक्ति कम हो गई है, कभी सिंबॉलिक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक इतने बड़े नेता है अगर राहुल गांधी कांग्रेस के, तो आके ये माता की शक्ति कम करने की बातें कह रहे हैं। और जब यात्रा करते हैं तो कांग्रेस के झंडे लेके जाते हैं। बहुत बड़ी सी अजीब बातें हैं जम्मू में यहाँ आके की। नवंबर 2017 हम सबको याद करना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने हेतु एक रजिस्टर जो है वो नॉन हिंदूज के लिए मेंटेन होता है। उस वक्त राहुल गांधी जी ने उस रजिस्टर जो नॉन हिंदूज के लिए मेंटेन होता है उसमें अपने सिग्नेचर किए थे। आप खुद सोच सकते हैं
उस समय में अपने आप को नॉन हिंदू कहने वाला, वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस के झंडे पूरे माता के ट्रैक के ऊपर ले जाने वाले, उनसे हम किस धार्मिक आस्था की जो है वो सोच रख सकते हैं। वैष्णो माता हमारे हम सब के लिए, हम पूरे विश्व भर के हिंदुओं के लिए एक आस्था की प्रतीक है। उनके दर्शन करने हेतु, उन पिंडियों के दर्शन करने हेतु हजारों किलोमीटर की सफर करने के बाद लोग नंगे पांव चलकर, लोग लेटकर उन पिंडियों के दर्शन करने हेतु आते हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जो बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के दौरान व्याख्या की माता वैष्णो देवी की, और वो स्थान है जहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं, तमाम धर्मों के लोग मानते हैं कि साक्षात माता रानी वहाँ बसती हैं। इसीलिए हजारों करोड़ों लोग यात्रा करके वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। और पहले उनको सिंबल्स कह देना और उसके बाद अपने भाषण में जिस तरह से हास्यास्पद तरीके से उन्होंने वर्णन किया तीनों शक्तियों का, मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय बात है और कांग्रेस पार्टी को देश भर के लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया एक एक शक्ति का, और ये जो लौकिक चीजें हैं उनके साथ उनको मिलाया और कहीं ना कहीं उनकी तुलना करी, जो सरकार के बनाए हुए टैक्स हैं और अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जैसे उन्होंने धर्म विशेष को पेटेंट करा लिया हो। राहुल गांधी जी ने कल सिर्फ एक अक्षर का प्रयोग किया था, सिंबल का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है प्रतीक। और मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ना ही ठीक तरीके से अंग्रेजी आती है, ना ही उन्हें हिंदी आती है। प्रतीक का अर्थ होता है कि मां वैष्णो देवी की जो वो सिद्ध पीठ है, वो शक्ति का प्रतीक है, वो लक्ष्मी का प्रतीक है, वो बुद्धि का प्रतीक है। और वो जो तीनों देवियां वहां पर सिद्ध स्थान में बैठी हुई हैं, वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। और हमारा ये मानना है कि ये धर्म की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है, अब वो पूरे तरीके से उनके जो धर्म का मुखौटा है उनके चेहरे से उठ चुका है। और उनको इस तरह से छोटी बातें करके अब भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहिए। हिंदू राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पे मां वैष्णो के दर्शनों के लिए जाते हैं और वो पवित्र रास्ता जहां पर मां वैष्णो के करोड़ों भक्त मां वैष्णो का वो लाल झंडा और माता के जयकारों के साथ अपनी यात्रा करते हैं, वहां इन काफिर कांग्रेसियों ने कांग्रेस के झंडे ले जाकर उस पूरे मार्ग को दूषित किया है और कांग्रेस के वहां नारे गूंजे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना जो है कांग्रेस जैसी जमात नहीं कर सकती थी। और यकीनन राहुल गांधी को लेकर तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। माता की पवित्र कुंडलियां जिनको हम लोग पूजते हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, उन पिंडलियों के आशीर्वाद से ये सनातन धर्म चल रहा है। उन पिंडलियों को राहुल गांधी कहता है सिंबल है, इसको ये सिंबल दिखते हैं। तो यकीनन मुझे लगता है कि कांग्रेसी जो है वो इस हिंदू समाज का सर्वनाश करने की तरफ जो शुरू से काम करते रहे हैं, वो अपना काम अभी उन्होंने रोका नहीं है। कि नेताओं का क्या कुछ कहना था और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस बीच अब जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या बदलाव होंगे वो देखना होगा। तो चलिए अब रुख करते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ICDS के तहत जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, अब वहां पर जितने भी डेली वेजर्स थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के ICDS प्रोजेक्ट के कार्यरत 900 से ज्यादा डेली वेजर्स का रोजगार चला गया है और उसी के साथ विभाग की सचिव ने आदेश जारी किए हैं और उनको सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। फंड्स ना जारी होने को लेकर डेली वेजर्स को इसका भुगतान करना पड़ा और इनका खामियाजा जो था वो डेली वेजर्स को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि विभाग की सचिव शीतल नंदा ने ये आदेश जारी किया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है क्योंकि फंड्स नहीं आ रहे हैं तो उसके तहत जो डेली वेजर्स है, जो कि ICDS प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया और जो उनकी संख्या है वो 900 से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो इस बीच जो डेली वेजर्स है उनको पहले भी प्रशासन की मार पड़ रही थी और अब फिर एक बार जो है उन पर सीधी मार
मार प्रशासन की पड़ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम इस प्रोजेक्ट के तहत बात करें तो ICDS प्रोजेक्ट के तहत 900 से ज्यादा ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो पहले भी प्रशासन जो था वो डेली वेजर्स को उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो अब फिर एक बार जो है डेली वेजर्स पर प्रशासन का डंडा साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये डेली वेजर नहीं थे, ना कंसोलिडेट थे, ना कैजुअल थे और ना ही किसी जमरे में आए। दरअसल कई साल कबल जम्मू कश्मीर की उस वक्त की सरकार ने महकमा ICDS में 918 अफराद को एंगेज किया था। यानी जो एक स्कीम का पैसा आता है, इनका दूसरा विंग जो है वो आउटसोर्सिंग पे है ICPS का, लेकिन ICDS में जिन 918 खवातीन को या वेमेन्स को नौकरियां वगैरह दी गई थी आर्जी बुनियादों पर एक स्कीम के तहत, इसमें 27 अगस्त 2021 को श्रीनगर में जो एडवाइजर हैं सोशल वेलफेयर के फारूक अहमद खान, उन्होंने मीटिंग में जायजा लिया और जानना चाहा ये जो फंड्स आ रहे हैं और ये जो 918 मुलाजमीन पे जाता है, ये कौन सा फंड है, किस स्कीम का है, ये फंड किस मकसद के लिए लाया गया था और ये तो आप इनको रिक्रूटमेंट पे खर्च करें। और उसके बाद जो फारूक अहमद खान एडवाइजर है, उन्होंने शीतल नंदा जो कि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, उनको हिदायत जारी किए कि फौरी तौर पर इनको डिसएंगेज किया जाए। और ऑर्डर में साफ तौर पर शीतल नंदा का जो ऑर्डर जारी आया उसमें कहा गया कि अनऑथराइज्ड, यानी इन लोगों को गलत तरीके से रखा गया था, लगाया भी नहीं था बल्कि इनको रखा गया था। और बाद में जो डिपार्टमेंट में बच्चों की बहबूदी के लिए पैसा आता है, वो उसका मकसद जो है वो जाया हो जाता है। मैं आपको मिसाल दे दूं, उसके बाद इस सब्जेक्ट पे आऊंगा कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो है वो सेहत महकमे को मिलता है अस्पतालों की देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए। वहां पर भी रिक्रूटमेंट कर दी गई है और HDFC के तहत बेचारे 3,000-4,000 रुपया लड़कों को महीने को मिलता है। और इसी तर्ज पर ICDS या बाकी महकमे जो सोशल वेलफेयर के विंग्स है, वहां जो पैसा आता था स्कीमों का, वो एडवाइजर के मुताबिक जाया हो रहा था, जिसके बाद ऑर्डर जारी किया गया कि 918 सुपरवाइजर्स और ये जो रखे गए थे खवातीन, इनको फिलहाल डिसएंगेज किया गया। ऑर्डर में साफ तौर पर जारी कर दिया गया कि अगर किसी दफ्तर में पलवी इसके बाद भी कोई मुलाजिम या लेडी हो या जेंट्स हो उसको रखा गया, उसको पैसे का इंतजाम अफसर खुद करे। अगर अफसर ने रखना है, जो कि किसी भी तरह लॉजिक नहीं बनता है सरकारी दफ्तरों में, जो कुछ रखते हैं वो बाकायदा तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या रिक्रूटमेंट ड्राइव करके आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के पुराने ढांचे में ऐसे बहुत सारी स्कीमें थी जिसमें मैन पावर पे खर्चा किया जाता था। अब ऑर्डर साफ तौर पर आया है कि 918 के करीब जो सोशल वेलफेयर के ICDS डिपार्टमेंट के साथ रखे गए थे, उन्हें डिसएंगेज किया गया। इधर मुलाजमीन तबकों ने बड़ा जबरदस्त विरोध इस पे किया। हमने कहा कि जो शख्स आज 40 बरस का 50 बरस का होगा, जिस लेडी की शादी हुई होगी, आज उसके घर में बच्चे वगैरह होंगे, तो आज वो किस तरह से घर जाएगी, जबकि ससुराल मायके रिश्तेदारों हमसायों को पता है कि महकमा सोशल वेलफेयर के ICDS विंग में काम कर रही थी। लिहाजा ये सरकार का जो ऑर्डर है, इसको क्लियर क्रिस्टल में कहा गया कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना है और 1 सितंबर से कोई भी मुलाजिम जो है इस स्कीम के तहत ICDS के स्कीम में जो रखे गए थे दफ्तर में नजर नहीं आना चाहिए। उस मुलाजिम के खिलाफ, उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, या अगर वो रखना चाहता है तो उसको अपने जेब से पैसा देना होगा। कुल मिलाकर इस पर भी सियासत बड़ी गर्म है और सियासी नाकदीन की माने और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने तो बाकी तौर पर जिस वक्त कोविड-19 में लोग इस वक्त जूझ रहे हों, जिस वक्त 35 से 370 के बाद जम्मू कश्मीर विकास और बाकी चीजों का जिक्र तक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 1000 के करीब ऐसे लोगों को डिसएंगेज करना थोड़ा सा ज्यादती है और गवर्नमेंट को अपने डिसीजन पे रिव्यू करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि 1 सितंबर से कोई भी शख्स इस स्कीम के तहत तनख्वाह हासिल नहीं कर पाएगा, ना ही वो दफ्तर जाने का मजाज होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल, और जो कि कश्मीर से जुड़े थे, और जिस तरीके से तजम्मुल ने बताया कि अगर हम ICDS की तहत बात करें, प्रोजेक्ट के तहत, तो 900 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन उसी के साथ जो हवाला है वो ये दिया गया है कि फंड्स जारी ना होने की वजह से इनको खामियाजा डेली वेजर्स को भुगतना पड़ा।
तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मीरा साहिब के मलारिया इलाके की बीती रात पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस हादसे के बाद एक बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक कार रायपुर सतवारी के बहादुरगढ़ अरनिया की ओर जा रही थी और मलारिया डाक बंगले के करीब चालक का कार से नियंत्रण खो जाने के कारण ये कार नहर में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही मीरा साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर 3 शवों को नहर से बाहर निकाला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर पहले भी कई हादसे पेश आ चुके हैं। इन लोगों ने यहां पर नहर के किनारे पर फेंसिंग करने की भी मांग की है। मारे हुए मुड़ाखा पे मिगी पता नहीं लगा, सीधी गड्डी नहर जाई पेगी। अच्छा कौन कौन बैठा है? ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਲਾ? ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ और ना प्रेंच एक ना लाड़ी का नाम बताइए, कोई ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਰੈਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿੱਚ। 4 ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਵੀ 2 ਹਾਂ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। उस पुल पर कम से कम भी 5 फुट RCC की दीवार चाहिए है, जी कि 4 व्हीलर जी परसनल व्हील्स ना 4 व्हीलर वो तो बचन सर। इतने किन्ने इंसीडेंट हुई है ना सर, हाँ किन्नी फैमिलियां बर्बाद हुई हैं ना। अज राती कल राती साड़ी 4 फैमिली मैंबर साढ़े खत्म हुई है ना। अगर इतने दीवार होंगी तो कुछ ना कुछ तो होंदा, चलो गड्डी टुटदी इंसान तो बचते ना। जम्मू में आज नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से लोग नाग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर गांधीनगर स्थित नाग मंदिर में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने भी भाग लिया है। इस अवसर पर मेयर ने जम्मू वासियों को नाग पंचमी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं पर गांधीनगर के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी नाग पंचमी पर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर मंदिर में पहुंचे लोगों ने कहा कि नाग पंचमी पर जलाभिषेक के साथ साथ दान भी किया जाता है। सारे जम्मू वासियों को, देशवासियों को इस नाग पंचमी के पवित्र उत्सव पर बहुत बहुत बधाई। हमारी आस्था इससे है, हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं पूरे देश में, विश्व में, और हमारा ही एक ऐसा धर्म है जो तुलसी को पानी देता है। पर्यावरण की बात आ जाए है वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग वाले काल से, जब से सनातन धर्म की रचना हुई है, तब से वृक्षों को पानी देना, शाम को दूध पिलाना, सब पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमें संस्कार घर से मिलते हैं। आज नाग पंचमी के पवित्र उत्सव पर पूरा जम्मू, पूरा विश्व, जहाँ जहाँ हमारा समाज बैठा है, वहाँ अपनी अपनी आस्था के अनुसार हर जगह अपने मंदिरों में जाके, अपने कुल देवता के जाके, यहाँ पर जाके सारा उस किस्म का। ये हम जम्मू से हैं। जम्मू में नाग पंचमी बड़े अच्छे उत्साह के साथ मनाई जाती है। सब परिवार हम आते हैं, नाग देवता जी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ को जल चला के जो भी फल धन दान जो जितना जिससे बनता है हम उनको देके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो किस तरह से पूजा की है? हमने पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाया, जल दूध दही से स्नान किया, उसके बाद पुष्पमाला और जो भी हम दान कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार जो भी दे सकते हैं उन्होंने उनको दिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अज लोग जो पूजा करने इं करने जियां शिव जी महाराज की करने, ये उनकी बनाई दी सारी सृष्टि है। ये कन्नै सारा अस पलने करने ये सारी धरती की चुकिए रखते हैं, और ये विष्णु भगवान के संग रहने वाले, भोलेनाथ के संग रहने, अस लोग हिंदू लोग इसी तरह मनने कि ताकि सारी जी सारी सृष्टि है ठीक ठाक चले। नाग पंचमी का त्यौहार जो है ये हमारे हिंदुओं की आस्था है। इस दिन
इसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सांपों की पूजा करते हैं, इनको जल चढ़ाते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ की जो जितनी बरादरी हैं उनकी मेलें लगती हैं। जहाँ पर आज के दिन जहाँ पर मेले लगती हैं, तो नाग पंचमी का त्यौहार एक तरह से एक हमारे हिंदुओं की एक आस्था है। तो इसको हम हर एक आदमी जहाँ पर आके कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई मीठा चढ़ा रहा है। इस दिन अलग अलग लोग कई जगह लोग भंडारे लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। खीर का प्रसाद जहाँ पर चढ़ता है, तो दलस्सी का प्रसाद जहाँ पर मिलता है। तो आपको ये आप देख रहे होंगे कि मंदिर के बाहर आज नागों का भी वहाँ पर वो लगा हुआ है। आप जो नागों के दर्शन जहाँ पर कर सकते हो, तो ये हमारे हिंदुओं की एक आस्था है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि पंचतत्व में विलीन हुए हैं एमएलसी टीएस वजीर। आपको बताएं कि जिस तरीके से जो मामला चल रहा था और अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन वजीर की दिल्ली में जो निर्मम हत्या की गई थी उसको लेकर आज जम्मू के शास्त्री नगर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है और पंचतत्व में विलीन हो गए पूर्व एमएलसी टीएस वजीर। और जिस तरीके का माहौल हमें पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा था जम्मू में, और आज जो आखिरकार अगर बात करें तो पंचतत्व में विलीन कर दिया गया टीएस वजीर जी की जो पार्थिव शरीर था उनको। तो चलिए आइए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो अनिल से जानते हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर पहले बात करें जब उनकी बॉडी को घर लाया गया तो किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिला था? मैं आपको बता दूं कि काफी शोक की लहर थी पूरे परिवार के अंदर। इस समय अगर हम बात करें तो क्रिमिनेशन ग्राउंड में हम मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद भावनीय श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पंचतत्व में लीन होंगे। आज अगर हम बात करें तो बेहद दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि त्रिलोचन सिंह वजीर अब उनका निधन हो चुका है। हालांकि पूरी एक मिस्ट्री है, इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन रहेगा। हालांकि पूरी टीमें गठित कर दी गई हैं और इस वक्त आप तस्वीरें हम आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरह से क्रिमिनेशन ग्राउंड पर जो है तमाम दिग्गज नेता यहाँ तक पहुंचे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे, कुछ समय के अंदर वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम समय के लिए। किस तरह से सैलाब यहाँ पर उमड़ा यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें में। और पूरी तरह से जो है एक जगत के अंदर, जम्मू जगत के अंदर, साथ साथ बात करेंगे ट्रांसपोर्टर की तो काफी शोक की लहर दौड़ चुकी है। और आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू लाया गया और जम्मू लाने के बाद कुछ ही क्षणों में जो है पंचतत्व में उन्हें लीन किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से जो एक पूरी मिस्ट्री बनी हुई है उस पर जो है 3 से 4 टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं। हालांकि पूरी तरह से क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कोई अपडेट सामने आया है कि क्या कुछ ये जो क्राइम हमारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें कुछ तरीके का कोई भी अपडेट सामने आया हो? जी मैं आपको बता दूं कि अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अगर हम बात करें क्राइम ब्रांच भी जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन पर लगी हुई है और टीमों को गठित कर दिया गया है और अलग अलग इलाकों के अंदर जो है छापेमारी की जा रही है। और आपको बताते चलें कि जम्मू में भी 2 टीमें पहुंचे और जम्मू में भी 2 टीमें जो है वो छापेमारी कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमृतसर में भी छापेमारी जो है वो की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी जो है जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से अनिल ने बताया कि पूरी जानकारी का है। और वहीं पर आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।